18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में दोपहर 3:45 पर धरती अचानक से कांप उठी। एक जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि पूरी जमीन हिल गई। लेकिन यह कोई साधारण धमाका नहीं था, यह था भारत का पहला एटॉमिक टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा। पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाकर अपनी जरूरतें पूरी कर पाएगा या नहीं, और इसी बीच भारत ने परमाणु बम बना लिया। अमेरिका के होश उड़ गए, यूके, फ्रांस और कनाडा सभी हैरान रह गए। सवाल यह था कि अमेरिका की नाक के नीचे से भारत ने यह कैसे कर दिखाया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 24 साल बाद 11 मई 1998 फिर से पोखरण। इस बार 3 धमाके एक साथ हुए और 13 मई को 2 और धमाके किए गए। इसके बाद भारत ने खुद को न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया। दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। यह कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध से, जब अमेरिका ने फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के 2 एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए। भारी तबाही हुई। जापान ने एक हफ्ते के अंदर ही अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। एलाइज ने वर्ल्ड वॉर 2 जीत लिया। तभी दुनिया के बाकी देशों को एटम बम की अहमियत समझ आ गई। अमेरिका के बाद रूस ने 1949 में टेस्ट किया, यूके ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में और चाइना ने 1964 में। और उन्हीं दिनों हमारे देश के लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी न्यूक्लियर रिसर्च पर काम कर रहे थे। वो भारत को एटॉमिक पावर बनाने में जुटे हुए थे, लेकिन सरकार ने कभी भी उन्हें न्यूक्लियर बम बनाने की परमिशन नहीं दी। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। 1962 चीन ने भारत पर अचानक हमला कर अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया था। भारत की हार हो गई। हजारों जवान शहीद हुए। 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन चाइना के कब्जे में चली गई। और तभी 1964 में चीन ने अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग भी पूरा कर लिया था। भारत इस हार से उभर भी नहीं पाया था कि तुरंत 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और तो और 1971 के युद्ध में ब्रिटिश नेवी फ्लीट अरब सागर से और यूएस नेवी बंगाल की खाड़ी की तरफ से भारत को घेरने लगी। ऐसी स्थिति में भारत ने यूएसएसआर को अर्जेंट मैसेज भेजकर हेल्प मांगी। तब तुरंत यूएसएसआर की नेवल शिप भारत की सिक्योरिटी के लिए निकल पड़ी। जैसे ही यूके को इस बात का पता चला, वो बिना देर किए मेडागास्कर की तरफ भाग निकला। यूएस का टास्क फोर्स अपने 75,000 टन की क्षमता और 70 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ बंगाल की खाड़ी में उतरने वाला था। वहीं अपना आईएनएस विक्रांत भी 20,000 टन की क्षमता और 20 फाइटर जेट के साथ शान से यूएस को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार था। और यूएसएसआर के नेवल मरीन फोर्स, क्रूजर डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी भारत के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए। तब जाकर यूएस की नेवल फोर्सेस ने बे ऑफ बंगाल में प्रवेश नहीं किया और यूके फोर्सेस की तरह ही अपना मुंह पाकिस्तान से मोड़ लिया। 1971 में भारत की जीत के पीछे यूएसएसआर के सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए उस दौरान इंडियन लीडर्स को लगा कि अगर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों का सामना करना है तो न्यूक्लियर वेपन्स जरूरी हैं। न्यूक्लियर बम बनाकर अमेरिका ने न्यूक्लियर रेस की शुरुआत जरूर की थी, लेकिन भारत को इस रेस में शामिल करने वाले 3 महान लोग थे, जे.आर.डी. टाटा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री। जे.आर.डी. टाटा ने न्यूक्लियर रिसर्च के लिए फंडिंग की थी। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर अपनी पावर का शो ऑफ किया था, तभी से होमी भाभा जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस लीडर से कहते आए थे कि हमें भी न्यूक्लियर पावर की फील्ड में अपना काम आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी काफी दिलचस्पी रखते थे। इसीलिए उन्होंने इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को पीसफुल डेवलपमेंट के नाम पर ऑथराइज किया था। लेकिन उन्होंने एटॉमिक रिसर्च को सिर्फ पावर जनरेशन तक ही सीमित रखने को कहा था। डॉक्टर भाभा ने 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट प्रॉम्बे को एस्टेब्लिश किया ताकि भारत में मल्टी डिसिप्लिनरी न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया जा सके। और जब 1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत के न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन तभी जनवरी 1966 में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर होमी भाभा एक प्लेन क्रैश में मर गए और सबसे हैरान करने वाली बात, उसी महीने लाल बहादुर शास्त्री की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक ही महीने में 2 ऐसे लीडर जो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे, खत्म हो गए। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि यह महज संयोग था या कुछ और। लेकिन इन दोनों की मौत के बाद भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बड़ा झटका खा गया। फिर भी दूसरे फिजिसिस्ट ने इस काम को आगे बढ़ाया।
इन्हीं दोनों की याद में इस सेंटर का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया, जिसके साइंटिस्ट्स ने मिलकर भारत के पहले न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आकार दिया। परेशानी यह थी कि आजादी के बाद भी भारत एक बुरे दौर से गुजर रहा था। तब ना तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही इस फील्ड में प्रोग्रेस करने के लिए स्पेसिफिक बजट। हालात इतने बुरे थे कि यूएस और यूएसएसआर जैसे विकसित देशों की ह्यूमैनिटेरियन एड पर देश चल रहा था। लेकिन इसी बीच यूएसएसआर, यूके और फ्रांस वो देश बन गए जो न्यूक्लियर बम बनाने में सफल हुए। फिर देर ना करते हुए चाइना ने भी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। अब दुनिया में 5 ऐसे देश थे जो घातक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से किसी भी देश को तबाह कर सकते थे। दुश्मन देश चाइना के इस लिस्ट में शामिल होते ही भारत पर भी प्रेशर बन गया था कि वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को दुरुस्त करे। सिक्योरिटी के इसी खतरे की वजह से अब भारत ने भी अपना ध्यान न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ मोड़ लिया। 1966 आते आते रूलिंग पार्टी से लेकर सारे लीडिंग इंडियन साइंटिस्ट लॉबी का भी यही मानना था कि इंडिया को एटॉमिक वेपन्स में सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ रूस, यूएस, यूके, फ्रांस और चाइना ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई, जिसमें कहा गया कि एनपीटी के मेंबर्स न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने से रोकेंगे। उनका यह भी कहना था कि ये देश अब किसी भी दूसरे देश को इस खतरनाक वेपन को बनाने नहीं देंगे। ऐसे में एनपीटी की दोहरी नीति से भी भारत नाराज हो गया और इस ट्रीटी पर भारत ने साइन नहीं किया और यह डिसाइड किया कि अब भारत भी अपना एटम बम बनाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद जब 1966 में इंदिरा गांधी के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने भी फैसला कर लिया था कि भारत भी न्यूक्लियर बम बनाने पर काम जारी रखेगा। इस प्रोजेक्ट पर वेस्टर्न कंट्रीज की पैनी नजर थी। यूएस से लेकर कोई भी डेवलप्ड देश नहीं चाहता था कि भारत भी न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा बन जाए। इन्हीं चुनौतियों के बीच न्यूक्लियर बम बनाने का काम 2 टीम्स को सौंपा गया, जिसमें पहली टीम को बीएआरसी के डायरेक्टर राजा रमन्ना लीड कर रहे थे, जबकि दूसरी टीम को लीड करने का जिम्मा डीआरडीओ के डायरेक्टर डी नाग चौधरी को सौंपा गया था। दोनों टीम्स को मिलाकर टोटल 75 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम इस काम पर लगी हुई थी। लेकिन केवल 3 लोगों को ही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की जानकारी थी, जिसमें पहली खुद इंदिरा गांधी थी। मिशन की सीक्रेसी को बरकरार रखने के लिए डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को भी इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन से बाहर रखा गया था। लेकिन यहाँ एक बड़ी परेशानी आई। बम बनाने के लिए प्लूटोनियम की जरूरत थी, लेकिन ट्रॉम्बे का फीनिक्स रिएक्टर पहले ही बंद हो चुका था और बचे हुए प्लूटोनियम को पूर्णिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में प्लूटोनियम की डिमांड को पूरी करने के लिए 1973 में पूर्णिमा रिएक्टर को शट डाउन कर दिया गया, ताकि वहां से प्लूटोनियम लेकर न्यूक्लियर टेस्ट में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा वासुदेव अय्यर ने बम के सबसे जटिल हिस्से न्यूट्रॉन इनिशिएटर को बनाने में कामयाबी हासिल की। ये वो हिस्सा था जिसे बनाने में अमेरिका को भी सबसे ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी थीं। टेस्टिंग के लिए साइंटिस्ट की पहली प्रेफरेंस पोखरण रेंज थी, क्योंकि टेस्टिंग एक ऐसे इलाके में की जानी थी जहां आसपास कोई आबादी ना हो, और ये सभी कंडीशन राजस्थान के थार डेजर्ट पर परफेक्टली एप्लीकेबल होती थीं। और फाइनली 18 मई 1974 को दोपहर 3:45 पर बटन दबाया गया। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। अच्छी बात यह थी कि बम इम्प्लोसिव था और टेस्ट को जमीन के नीचे किया गया था, इसीलिए रेडिएशन का हवा में फैलने का डर कम था। साथ ही बम 12 किलोटन क्षमता का था, इसीलिए विस्फोट ज्यादा भयानक और विनाशकारी नहीं था। लेकिन इस विस्फोट के साथ ही दुनिया जान गई थी कि भारत भी अब न्यूक्लियर वेपन बनाने की शक्ति रखता है। भारत के इस पहले न्यूक्लियर टेस्ट को स्माइलिंग बुद्ध के नाम से बुलाया जाने लगा। अखबारों में छपी इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट की खबर से अमेरिका की नींद उड़ गई थी। वो ये हजम करने को राजी नहीं था कि भारत अमेरिका से छुपकर न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकता है, और वो भी उनके नाक के नीचे से। कुछ ऐसा ही रिएक्शन कनाडा का भी था, जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। दरअसल टेस्ट के लिए जिस प्लूटोनियम का इंतजाम हुआ था, वो कनाडा द्वारा दी गई हेवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी से ही प्रोड्यूस किया गया था। टेस्ट के तुरंत बाद ही कनाडा ने भारत के साथ बने वाले रिएक्टर प्रोजेक्ट से अपना पल्ला झाड़ लिया, और इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल की सेल पर बैन लगा दिया। कई वेस्टर्न नेशंस का मानना था कि भारत खुद 1960 के दशक से एनपीटी का समर्थन कर रहा था, और आखिर में भारत ने ही गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट करके इस ट्रीटी का मजाक बना दिया। सीटीबीटी ट्रीटी को रिलीज किया गया। यह कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी थी, जिसके तहत नियम बनाया गया कि किसी भी देश या इंसान को न्यूक्लियर टेस्ट करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा एनएसजी का भी फॉर्मेशन किया गया। एनएसजी दरअसल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप था,
जिसमें यह साफ शब्दों में कहा गया था कि कोई भी देश बिना परमिशन के यूरेनियम सप्लाई नहीं कर सकता। खासतौर पर भारत को न्यूक्लियर रिलेटेड रिसोर्सेज सप्लाई करने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था। फिर 1995 में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की कमान पीवी नरसिम्हा राव के हाथ आई, जिन्होंने एक बार फिर जोर शोर से पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी करवाई। लेकिन उनसे गलती यह हो गई कि उन्होंने प्रोजेक्ट की सीक्रेसी पर ध्यान नहीं दिया और इसी के चलते अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट को पोखरण में तैयार होने वाले दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट का पता चल गया। यहां एक बार फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भारत पर जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाकर न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करवा दिया। उन्होंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री को फोन लगाकर साफ किया कि यह टेस्ट हुआ तो भारत को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है, और अमेरिका ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया। लेकिन इतने बड़े बवाल के बाद भी भारत ने अपने गोल से नजर नहीं हटाई और इस प्रोजेक्ट में जल्द ही एपीजे अब्दुल कलाम को साथ मिला अटल बिहारी वाजपेयी का। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए, उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही एपीजे अब्दुल कलाम और आर चिदंबरम के साथ साथ भारत के टॉप लेवल साइंटिस्ट्स को न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग का काम सौंप दिया। उन्होंने वैज्ञानिकों को खुली छूट दी कि वो जो चाहे करें, लेकिन इस टेस्ट को कम से कम समय में सक्सेसफुली कंडक्ट करें। मगर अफसोस ये था कि उनकी सरकार केवल 13 दिनों में ही गिर गई और ये प्रोजेक्ट फिर से रुक गया। फिर 1998 में दोबारा पावर में आते ही अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट को गो अहेड दिया। इस टेस्ट को करने में सबसे बड़ी चुनौती सीक्रेसी की थी। CIA की नाक के नीचे पोखरण में टेस्ट प्रिपरेशन करना आसान नहीं था। दरअसल पोखरण एक खुला रेगिस्तान था जहां छोटी से छोटी हलचल भी पकड़ी जाती थी। इसके लिए इंडियन आर्मी की 58 इंजीनियर रेजिमेंट को चुना गया, जिनके कंधों पर न केवल टेस्ट साइट को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई बल्कि इसकी सीक्रेसी को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। इंडियन आर्मी ने इस मिशन को बखूबी निभाया। सैटेलाइट्स और CIA की पैनी नजरों से टेस्ट को बचाने के लिए आर्मी ने सैंड ड्यून्स का सहारा लिया। टेस्ट साइट पर जो भी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स काम करते थे वो एक दूसरे से कोड शब्दों में बात करते थे। साथ ही असली नाम के बजाय फेक नेम का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता था, वहीं आर चिदंबरम को मेजर जनरल नटराज कहकर बुलाया जाता था। सभी साइंटिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन थे कि टेस्ट साइट पर वो आर्मी की यूनिफॉर्म में ही काम करें। इसके अलावा टेस्ट साइट पर ज्यादातर काम रात को किया जाता था, क्योंकि रात को अंधेरे की वजह से सैटेलाइट की विजन पावर पर इम्पैक्ट पड़ता था। CIA को इस प्रोजेक्ट की भनक न लगे, इसके लिए पोखरण साइट पर आर्टिफिशियल वेजिटेशन को उगाया गया था। सेंसर केबल्स को रेत से ढक दिया जाता था। साथ ही बम शाफ्ट को कैमफ्लॉज नेटिंग से भी कवर कर दिया जाता था। और फाइनली 11 मई 1998 को दोपहर 3:45 पर जब हवा रुक गई तो पोखरण में कुछ ऐसा धमाका हुआ कि पूरी धरती कांप उठी। इस दिन भारत ने एक नहीं बल्कि 3 न्यूक्लियर डिवाइस को सक्सेसफुली डिटोनेट करके इतिहास रच डाला। भारत इकलौता ऐसा देश बना जिसने अपनी ही टेक्नोलॉजी के बलबूते पर न्यूक्लियर टेस्ट किया और अमेरिका के होश उड़ा दिए। 11 मई के बाद भारत ने 13 मई को भी 2 एक्सपेरिमेंट करके इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक अलग नाम बना लिया था। भारत की इस बड़ी अचीवमेंट को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। देश में जहां इस न्यूक्लियर टेस्ट के चलते जश्न का माहौल था, वहीं सभी वेस्टर्न नेशंस में मातम छाया हुआ था। अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी कॉन्फ्रेंस में भी भारत के टेस्ट को एशिया के लिए खतरा बताने से पीछे नहीं रहे थे। लेकिन इन सभी बयानबाजियों के बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के पक्ष को बड़ी सूझबूझ से डिफेंड किया था। एपीजे अब्दुल कलाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान देते नजर आए थे कि भारत ने ये वेपन अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाया है। इतिहास उठाकर देख लो तो आज तक भारत ने कभी किसी भी देश पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इसके विपरीत दूसरे देशों ने भारत पर आक्रमण किया है। ऐसे में हमारा ये हथियार भारत की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। CTBT में जल, थल और हवा में टेस्टिंग पर रोक थी, लेकिन भारत ने जमीन के नीचे इस टेस्ट को अंजाम दिया था। इसके बाद दूसरा रोल NPT का था, जिसे भारत ने साइन ही नहीं किया था। अमेरिका ने भारत पर NSG के तहत न्यूक्लियर रिसोर्सेज को दूसरे देश से सप्लाई करने का आरोप भी लगाया था, लेकिन इस टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले सारे रिसोर्सेज भारत के ही थे। ऐसे में अमेरिका भारत का कुछ नहीं कर पाया। ये थी भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी, जहां JRD टाटा, होमी भाभा, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम और हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, ताकि हमारी पीढ़ी उनकी पीढ़ी से ज्यादा सुरक्षित रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें
और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।